हिंदी साहित्य में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं लिखते बल्कि खुद एक कहानी बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही साहित्यकार के पन्ने पलटेंगे जिनका नाम था अज्ञेय। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अज्ञेय थे कौन? एक कवि, एक क्रांतिकारी या फिर कुछ और? चलिए इस रहस्य को परत दर परत समझना शुरू करते हैं। और इस रहस्य की शुरुआत होती है उनके नाम से ही, जो अपने आप में एक पहेली है, अज्ञेय, जिसका मतलब ही है जिसे जाना न जा सके। सोचिए कितना गहरा नाम है, और ये नाम उनके व्यक्तित्व पर कितना सटीक बैठता है, ये हम आगे देखेंगे। हाँ, ये शब्द संस्कृत से आया है, जिसका मतलब है जो समझ से परे हो। और कमाल देखें, यही शब्द हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। पर सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये नाम उन्हें मिला कहाँ से। देखिए, हुआ ये कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान वो जेल में थे। वहां से उन्होंने अपनी कहानियां लेखक जैनेन्द्र कुमार को भेजी। अब पहचान तो छिपानी ही थी, तो जैनेन्द्र ने लेखक के नाम की जगह बस लिख दिया अज्ञेय, और बस वहीं से हिंदी साहित्य को एक नया अमर नाम मिल गया। तो इस तरह एक क्रांतिकारी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कलम उठाई। चलिए देखते हैं कि इस क्रांतिकारी से कवि बनने तक का उनका ये सफर आखिर था कैसा। उनके जीवन को देखें तो कुछ बड़े पड़ाव साफ दिखते हैं। 1911 में उनका जन्म हुआ, फिर आया 1943 जब तार सप्तक छपा और साहित्य की दिशा ही बदल गई। और इसके बाद 1964 और 1978 में उन्हें मिले देश के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान, जो उनकी विरासत की गवाही देते हैं। तो अज्ञेय के इस नकाब के पीछे जो असल नाम था, वो था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जन्मे अज्ञेय के पिता हीरानंद शास्त्री एक जाने माने पुरातत्ववेत्ता यानी आर्कियोलॉजिस्ट थे। और हम आज जो भी बातें कर रहे हैं उसका आधार अज्ञेय के जीवन पर लिखा गया ये संक्षिप्त ब्यौरा है। चलिए अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े योगदान की, कि कैसे उन्होंने हिंदी साहित्य के बहते हुए पानी का रुख ही मोड़ दिया। ये नंबर देखिए, 7। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि अज्ञेय के सबसे बड़े साहित्यिक कारनामे के दिल में यही नंबर बसा है। साल था 1943 जब अज्ञेय ने तार सप्तक को एडिट किया। अब ये सिर्फ एक किताब नहीं थी जिसमें खुद उनके साथ 7 नए कवियों की कविताएं थी। नहीं, ये तो हिंदी कविता में एक धमाका था, एक क्रांति की बिल्कुल नई शुरुआत। और इसी तार सप्तक के साथ जन्म हुआ प्रयोगवाद का, मतलब एक ऐसा मूवमेंट जिसने कविता के पुराने तौर तरीकों को, उसके बंधे बंधाए नियमों को सीधी चुनौती दे दी और कहा कि अब कुछ नया करके देखते हैं। लेकिन अज्ञेय की ये क्रांति सिर्फ कविता तक ही नहीं रुकी। उन्होंने नॉवेल यानी उपन्यास की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही बड़ा काम किया। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी हिंदी लिटरेचर के लिए कुछ बिल्कुल नया था। एक ऐसा साइको एनालिटिकल नॉवल जिसने उपन्यास लिखने के तरीके को ही बदल कर रख दिया। इस उपन्यास को हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं। इसी ने अज्ञेय को एक बागी, एक विद्रोही लेखक के तौर पर मजबूती से स्थापित किया और हिंदी में मनोवैज्ञानिक फिक्शन की नींव रखी। अब जाहिर है, जब काम इतना बड़ा हो, इतना अलग हो, तो उसे पहचान तो मिलनी ही थी, और मिली भी, देश में भी और विदेशों में भी। उन्हें भारत के 2 सबसे बड़े लिटरेरी अवार्ड्स मिले। पहले 1964 में आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, और फिर 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि देश का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। और बात सिर्फ भारत तक नहीं रुकी, उनकी कविता की गूंज विदेशों तक पहुंची। युगोस्लाविया में उन्हें प्रतिष्ठित गोल्डन रीथ अवार्ड से भी नवाजा गया। तो कुल मिलाकर देखें तो अज्ञेय की शख्सियत के 2 पहलू थे। असल जिंदगी में एक क्रांतिकारी और साहित्य में एक नए रास्ते बनाने वाले प्रणेता, और उन्होंने दोनों ही किरदारों को बखूबी निभाया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि वो लेखक जिसने खुद की पहचान को छिपाने के लिए एक नाम ओढ़ लिया, आखिर उसी ने साहित्य को एक पूरी की पूरी नई पहचान कैसे दे दी। सोचने वाली बात है ना। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे दिग्गज की जिनकी कलम कह सकते हैं वक्त के साथ साथ चलती रही, बदलती रही और निखरती रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत की। तो सबसे पहले एक सवाल,
अक्सर सुनने में आता है कि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि थे, पर यह नाम उन्हें मिला क्यों? ऐसा क्या था उनकी कविताओं में? इसका जवाब ना उनकी पूरी जिंदगी और उनकी कविता की यात्रा में ही छिपा हुआ है। और उनकी इस यात्रा को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हिंदी साहित्य में उनका कद कितना बड़ा था। देखिए, पंत जी को हिंदी कविता के छायावादी युग का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है। ये वो दौर था जिसे आप हिंदी साहित्य का रोमांटिसिज्म एरा भी कह सकते हैं, जब कविता में व्यक्तिगत एहसास, मन की भावनाएं और प्रकृति को एक बिल्कुल नई और ताज़ा आवाज मिली। और पंत जी उस दौर के 4 सबसे बड़े नामों में से एक थे। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, उनके बचपन में। देखते हैं कि उनकी शुरुआत कहाँ और कैसे हुई, क्योंकि वहीं से उनकी सोच की नींव पड़ी। तो ये कुछ अहम तारीखें उनकी जिंदगी की। 1900 में उत्तराखंड के कौसानी में उनका जन्म हुआ। फिर 1921 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जब महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कॉलेज ही छोड़ दिया। और फिर 1977 में प्रयागराज में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में कुछ और बातें भी काफ़ी दिलचस्प हैं। उनका असली नाम गोसाई दत्त था। ये नाम उन्होंने बाद में खुद बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। उनके पिता एक चाय बागान में मैनेजर थे, और एक दुखद बात यह थी कि जन्म के कुछ ही घंटों के अंदर उनकी मां गुजर गईं, जिसका असर कह सकते हैं उनकी शुरुआती कविताओं की संवेदनशीलता में भी नजर आता है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो गांव से शुरू हुई, फिर वाराणसी और आखिर में इलाहाबाद के मशहूर म्योर सेंट्रल कॉलेज तक पहुंची। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे उसी पहले सवाल पे। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहते हैं? वजह सीधी सी है, उनका जन्म ही हिमालय की गोद में हुआ था। सोचिए, बचपन से ही उन्होंने प्रकृति के सबसे कोमल, सबसे सुंदर और मनमोहक रूप को बिल्कुल करीब से देखा था। तो जाहिर है उनकी शुरुआती कविताओं में पहाड़, पेड़, झरने, मौसम, ये सब इतने जिंदा होकर आते हैं कि लगता है हम वहीं पहुंच गए हैं। और प्रकृति से यही गहरा लगाव उनकी पहचान बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो बात पंत जी को और भी ज्यादा खास बनाती है, वो है उनकी कविता की यात्रा के 3 बिल्कुल अलग अलग दौर। उनकी सोच एक जगह रुकी नहीं। जैसे जैसे देश का माहौल बदला, उनकी विचारधारा भी विकसित होती गई। तो मोटे तौर पे उनकी इस पूरी काव्य यात्रा को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला दौर था छायावाद का, फिर आया प्रगतिवाद, और आखिर में वो मुड़े आध्यात्मिकता की ओर। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहला दौर छायावाद। जैसा कि हमने पहले भी बात की, यह हिंदी कविता का वो मूवमेंट था जहां फोकस प्रकृति, इंसान की अपनी भावनाओं और मानवतावाद पर था। इस दौर में उन्होंने वीणा, ग्रंथि और गुंजन जैसी बेहतरीन रचनाएं लिखीं। लेकिन एक किताब है पल्लव, जिसे खास तौर पर याद रखा जाता है। अरे, इसे तो छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र तक कह दिया गया था। इतनी जरूरी थी ये किताब। मगर फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। साल 1936 के आसपास उनकी कविता ने एक करवट ली। उनकी एक रचना है युगांत, जिसका मतलब ही है एक युग का अंत। नाम से ही जाहिर है कि कुछ बदल रहा था। और ये था उनकी यात्रा का दूसरा दौर, प्रगतिवाद। देखिए, ये बदलाव कोई अचानक नहीं हुआ था। समझिए, 1930 का दशक था। देश में आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी, एक सामाजिक चेतना जाग रही थी, कार्ल मार्क्स के विचार फैल रहे थे। तो पंत जी जैसे कई लेखकों को लगने लगा था कि भाई, कविता सिर्फ अपनी भावनाओं के बारे में नहीं होनी चाहिए, उसे समाज के दुख दर्द की भी आवाज बननी होगी। और इसी सोच का नतीजा थी उनकी रचनाएं जैसे युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। आप नाम देखिए, युग, वाणी, ग्राम। साफ पता चलता है कि अब उनका फोकस किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे युग और गांव समाज पर आ गया था। और फिर आता है उनकी यात्रा का तीसरा और आखिरी पड़ाव, आध्यात्मिकता। अब देश आजाद हो चुका था। कई विचारकों की तरह पंत जी भी एक ऐसे दर्शन की तलाश में थे जो मॉडर्न साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ ला सके। और इसी खोज में वो श्री अरबिंदो के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। इसका असर ये हुआ कि उनकी कविता में एक नए किस्म का मानवतावाद, एक नियो ह्यूमनिज्म नजर आने लगा। इस दौर की उनकी कविताएं हैं स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ और उत्तरा। ये सब उनके इसी आध्यात्मिक सोच को दिखाती हैं। तो इन 3 अलग अलग दौरों से गुजरने के बाद अब जरा देखते हैं कि पंत जी अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर गए। उन्हें सम्मान भी बहुत बड़े बड़े मिले। उनकी रचना चिदंबरा के लिए तो उन्हें भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, और कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला।
और ये जो पूरा विश्लेषण हम देख रहे हैं वो जिन स्रोतों पर आधारित है, ये उसकी एक झलक है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे उनकी रचनाओं को उनकी बदलती हुई सोच के हिसाब से अलग-अलग दौर में बांटा गया है। और हाँ, सिर्फ कविता ही नहीं, उन्होंने लोकायतन जैसा एक महाकाव्य और हार नाम का एक उपन्यास भी लिखा। इससे पता चलता है कि उनकी कलम में कितनी ताकत थी और वो कितने अलग-अलग अंदाज में लिख सकते थे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी का आईना नहीं है, बल्कि वो उस पूरे दौर के भारत की बदलती सोच का आईना है। ये एक ऐसी यात्रा की कहानी है जो कभी रुकी नहीं, हमेशा आगे बढ़ती रही, नए विचारों को खोजती रही। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी लेखक की जो अपनी जिंदगी की यात्रा होती है, उसके अनुभव होते हैं, उसकी बदलती सोच होती है, वो आखिर उसके लिखे हुए शब्दों को कैसे गढ़ती है, कैसे एक नया आकार देती है। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। हिंदी साहित्य में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नाम नहीं हैं, बल्कि अपने आप में एक पूरा युग है। और ऐसा ही एक नाम है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अरे, जिनकी कलम में विद्रोह की आग थी तो दिल में करुणा का समुंदर। तो चलिए आज उन्हीं की दुनिया में गोता लगाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। कभी सोचा है कि हिंदी साहित्य का महाप्राण किसे कहते हैं? मतलब द ग्रेट लाइफ फोर्स। आखिर किसी को इतनी बड़ी उपाधि क्यों दी जाएगी? बस इसी सवाल के जवाब में निराला की पूरी कहानी छिपी है। देखिए, निराला की कविता को अगर समझना है तो उसकी पहली सीढ़ी है उनके जीवन को जानना। एक ऐसा जीवन जो संघर्षों और त्रासदियों से भरा हुआ था। उनका जन्म हुआ था 1899 में बंगाल में। पढ़ाई लिखाई बंगाली में हुई, पर हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी ये सब उन्होंने खुद से सीखी। लेकिन उनकी जिंदगी में जो भूचाल आया वो था उनकी बेटी सरोज का बहुत कम उम्र में दुनिया से चले जाना। इस एक घटना ने, इस निजी त्रासदी ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। और जानते हैं, यही दर्द उनकी सबसे असरदार कविताओं की वजह बना। तो जीवन में जब इतने तूफान चल रहे थे तो सहारा कहाँ से मिला? वो सहारा मिला रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के दर्शन में। इन दोनों की सोच का असर उनकी रचनाओं पर साफ साफ दिखता है, और शायद यहीं से उन्हें दुखों से लड़ने की वो ताकत भी मिली। अच्छा, ये तो थी उनके जीवन की बात। अब बात करते हैं निराला की कलम की, उस क्रांतिकारी कलम की जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो आखिर क्या खास था निराला की शैली में? देखिए, मोटी मोटी 4 बातें थीं। एक तो था विद्रोह का स्वर, मतलब उन्होंने समाज के और कविता के दोनों के पुराने नियमों को तोड़ डाला। फिर आया मुक्त छंद का इस्तेमाल, जिसने कविता को बंधनों से आजाद कर दिया। तीसरी चीज थी उनकी गहरी फिलॉसफी। और चौथी और सबसे अहम, दबे कुचले लोगों के लिए उनके दिल में जो करुणा थी, जिसने उनकी कविता को आम इंसान की आवाज बना दिया। तो अगर आसान शब्दों में कहें, निराला सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक तरह से हिंदी कविता के मुक्तिदाता थे। उन्होंने कविता को नियमों की बेड़ियों से आजाद कर दिया, उसे उड़ने के लिए एक नया आसमान दिया। अब अगर निराला की रेंज देखनी हो कि उनकी प्रतिभा कितनी विशाल थी, तो उनकी 2 रचनाओं को देखना जरूरी है, 2 मास्टरपीस। और कमाल की बात यह कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। और यहीं तो निराला का जादू दिखता है। मतलब एक ही कवि 2 इतने अलग अलग मिजाज की रचनाएं कैसे लिख सकता है? एक तरफ है राम की शक्ति पूजा, एक महाकाव्य जिसका स्केल बहुत बड़ा है, पब्लिक है, और दूसरी तरफ है सरोज स्मृति, जो एक पिता के दिल से निकला, एक बहुत ही निजी शोक गीत है। देखिए, राम की शक्ति पूजा को सिर्फ एक पौराणिक कथा समझना भूल होगी। असल में निराला ने राम के मन के अंदर चल रहे द्वंद्व को दिखा दिया है। वो युद्ध के मैदान में एक आम इंसान की तरह निराश होते हैं। ये कविता धर्म और अधर्म की लड़ाई से कहीं ज्यादा हर इंसान के अंदर चल रहे संघर्ष की कहानी बन जाती है, इसीलिए ये इतनी महान है। और फिर आती है सरोज स्मृति। इसे कविता कहना भी शायद सही नहीं है। ये एक बाप के वो आंसू हैं जो स्याही बनकर कागज पर बिखर गए। निराला का अपना दर्द इतना सच्चा है, इतना गहरा है कि पढ़ते पढ़ते ये हर पढ़ने वाले का दर्द बन जाता है। और शायद यही वजह है कि इसे हिंदी साहित्य का सबसे महान शोक गीत माना जाता है। तो सवाल ये है कि निराला हमारे लिए क्या छोड़कर गए, उनकी विरासत क्या है, और सबसे बड़ी बात, आज के जमाने में उनकी लेखनी इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इस पर बात करते हैं। और हाँ, अब लौटते हैं अपने उस पहले सवाल पर, निराला को महाप्राण क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके पूरे व्यक्तित्व में और उनकी कविता में जिंदगी की एक जबरदस्त, एक न दबने वाली ऊर्जा थी।
एक ऐसी शक्ति जो हर बंधन को तोड़ने का साहस रखती थी। उनकी करुणा और उनका विद्रोह, ये दोनों ही उसी महाप्राण शक्ति के अलग अलग रूप थे। और आखिर में बस एक सवाल, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं जहां समाज में इतनी तरह की नाइंसाफी और जड़ता है, वहां निराला का वो विद्रोही स्वर और शोषितों के लिए उनकी करुणा कितनी ज्यादा जरूरी लगती है ना? शायद यही एक सवाल है जो निराला को हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच जिंदा रखेगा। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे पुरोधा की जिनकी कलम ने सिर्फ कालजयी रचनाएं ही नहीं लिखी, बल्कि हिंदी थिएटर का, आप कह सकते हैं, चेहरा ही हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, आज हम जानेंगे मोहन राकेश को। आप देखिए, उनका जीवन काल महज 47 साल का रहा, जनवरी 1925 से दिसंबर 1972 तक। अब सोचिए, इतने कम समय में कोई इंसान साहित्य की एक ऐसी जबरदस्त विरासत कैसे खड़ी कर सकता है जो आज भी उतनी ही दमदार और प्रासंगिक है। तो चलिए उनके इसी असाधारण सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो किसी भी महान लेखक को समझने के लिए सबसे पहले उनके शुरुआती दिनों में झांकना जरूरी होता है ना? तो आइए सबसे पहले मोहन राकेश के प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा को समझते हैं, जहां उनके साहित्यिक व्यक्तित्व की नींव पड़ी। अमृतसर, पंजाब में उनका जन्म हुआ। पिता एक वकील थे, मदन मोहन गुगलानी जी। लेकिन जो चीज सबसे दिलचस्प है वो है उनकी पढ़ाई। आप देखिए, एक तरफ उन्होंने संस्कृत में शास्त्री की उपाधि हासिल की और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। मतलब ये एक गजब का मेल था, है ना? और शायद यही वो वजह है कि उनकी लेखनी में हमें पारंपरिक जड़ें भी दिखती हैं और आधुनिक संवेदनाएं भी। अच्छा, हमेशा से वो एक फुल टाइम लेखक नहीं थे। उससे पहले मोहन राकेश ने कुछ और भूमिकाएं भी निभाईं और इन अनुभवों ने उनके लेखन को वो गहराई दी जो आज भी हम उनकी रचनाओं में महसूस करते हैं। देखिए, उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ाया, फिर जालंधर के डीएवी कॉलेज में भी, और बाद में तो उन्होंने उस जमाने की बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका सारिका का संपादन भी किया। अब जाहिर है, इन अलग अलग भूमिकाओं ने उन्हें समाज और इंसानी रिश्तों को बहुत करीब से देखने और समझने का मौका दिया, और इसकी एक साफ झलक हमें उनकी रचनाओं में मिलती है। और अब आते हैं उनके उस योगदान पर जिसने सचमुच उन्हें अमर कर दिया। मैं बात कर रही हूँ रंगमंच की, थिएटर की। मोहन राकेश का नाम आप समझिए हिंदी नाटक का दूसरा नाम बन गया। कहा जाता है कि उनका नाटक आषाढ़ का एक दिन हिंदी का पहला आधुनिक नाटक था। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक नाटक नहीं था, ये एक मील का पत्थर था। इसने पहली बार क्या किया? इसने ऐतिहासिक किरदारों की बाहरी जिंदगी दिखाने के बजाय उनके अंदर चल रहे संघर्षों को, उनकी मानसिक उलझनों को स्टेज पर ला खड़ा किया। और बस इसी एक चीज ने हिंदी थिएटर की दिशा ही बदल दी। उनके 3 प्रमुख नाटक तो हिंदी साहित्य की धरोहर हैं। पहला, आषाढ़ का एक दिन, जो महान कवि कालिदास के निजी जीवन के संघर्ष को सामने लाता है। फिर आया लहरों के राजहंस। ये कहानी है महात्मा बुद्ध के सौतेले भाई नंद की, जो सांसारिक सुख और आध्यात्मिक शांति के बीच फंसा हुआ है। और फिर आधे अधूरे, ये तो आज के शहरी मध्यवर्गीय परिवार के खोखलेपन और रिश्तों की उलझन का इतना सच्चा चित्रण है कि आज भी प्रासंगिक लगता है। हाँ, एक नाटक था उनका, पैर तले की जमीन, जो दुर्भाग्य से वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन रुकिए, मोहन राकेश की दुनिया सिर्फ नाटकों तक ही नहीं थी। अरे, उनका साहित्यिक कैनवास तो कहीं ज्यादा बड़ा और रंगीन था। चलिए अब जरा उनके लेखन के दूसरे पहलुओं पर भी एक नजर डालते हैं। अगर उनके उपन्यासों की बात करें तो अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल और अंतराल, इन तीनों के जरिए उन्होंने शहरी जिंदगी के अकेलेपन और एक आम इंसान की मानसिक कश्मकश को बहुत ही गहराई से पकड़ा है। और हाँ, वो नई कहानी आंदोलन के एक बहुत बड़े पिलर थे। ये वो दौर था जब कहानियां आज़ादी के बाद बदल रहे भारतीय समाज का आईना बन रही थीं। क्वार्टर, पहचान, वारिस, ये जो उनके कहानी संग्रह है ना, ये इंसानी रिश्तों की उन बारीक परतों को खोलकर रख देते हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। बड़े नाटकों के साथ साथ उन्होंने अंडे के छिलके जैसी कई यादगार एकांकियां यानी 1 एक्ट प्लेज भी लिखे। कमाल की बात यह है कि ये छोटी छोटी रचनाएं भी बहुत गहरा असर छोड़ जाती हैं और इससे एक लेखक के तौर पर उनकी वर्सिटैलिटी का पता चलता है। इतना ही नहीं, कहानी और नाटकों के अलावा उन्होंने निबंध भी लिखे और यात्रा वृत्तांत भी।
और उनका जो ट्रैवलॉग है आखिरी चट्टान तक, वो तो इतना सजीव है कि उसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो हम खुद लेखक के साथ ही सफर कर रहे हैं। तो ये थे मोहन राकेश, एक लेखक, एक नाटककार, एक संपादक, एक अध्यापक, एक ऐसा शख्स जिनकी रचनाएं आज भी हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है और मैं चाहता हूं सब इस पर सोचें, चाहे वो आधे अधूरे में दिखाया गया पारिवारिक सच हो या फिर आषाढ़ का एक दिन में कला और प्रेम के बीच का संघर्ष। आपको क्या लगता है, मोहन राकेश की कौन सी रचना आज के जमाने में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है? कभी सोचा है किसी की जिंदगी की कहानी कहने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं? मतलब कुछ कहानियां ना एक गहरे जख्म जैसी होती हैं जो बस एक पल में सब कुछ बयां कर देती हैं, और वहीं कुछ कहानियां होती हैं एक विशाल नदी की तरह जो अपने साथ न जाने कितनी पीढ़ियों की यादें बहा कर ले आती हैं। तो सवाल यही है कि एक जिंदगी की कहानी को कैसे कहा जाए? क्या उसे एक अकेले फोकस चैप्टर की तरह देखें या फिर एक बहुत बड़ी कई पीढ़ियों तक फैली हुई महागाथा की तरह? आज ना हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हम चलेंगे हिंदी साहित्य के दो ऐसे दिग्गजों की दुनिया में जिन्होंने अपनी जिंदगी की सच्चाई को दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही पावरफुल अंदाज में हम सबके सामने रखा। तो देखिए, एक तरफ है मन्नू भंडारी और उनकी किताब एक कहानी ये भी। ये उनके एक राइटर बनने के सफर का एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही फोकस्ड किस्सा है। और फिर दूसरी तरफ है हरिवंश राय बच्चन और उनकी वो 4 वॉल्यूम की जबरदस्त आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, जिसकी जड़ें आप मानेंगे नहीं उनके जन्म से भी सदियों पुरानी हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में गोता लगाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मन्नू भंडारी से। उन्होंने अपनी कहानी के इंट्रोडक्शन में ही एक ऐसी बात कही ना जो उनके पूरे नजरिए को एकदम साफ कर देती है। ये उनके अपने शब्द हैं। वो साफ साफ कहती हैं कि ये उनकी पूरी आत्मकथा नहीं है, ये तो बस उनकी जिंदगी का वो एक टुकड़ा है जिसमें उन्होंने एक लेखिका के तौर पर अपनी पहचान बनाई। और ये अपने आप में सोचकर देखिए कितनी बड़ी बात है। जिंदगी को एक सीधी लाइन वाली कहानी की तरह नहीं, बल्कि कई कहानियों के कलेक्शन की तरह देखना। और उनकी ये पहचान सच पूछिए तो संघर्ष की आग में ही तपी थी। घर में एक तरफ पिता थे जो थे तो सेंसिटिव, लेकिन उतने ही कह सकते हैं अहंकारी भी। घर का माहौल आज़ादी के आंदोलन से गूंजता रहता था। और फिर कॉलेज में उन्हें मिली उनकी टीचर शीला अग्रवाल, जिन्होंने उनके अंदर जो विद्रोह की एक चिंगारी थी ना, उसे हवा दे दी। इन सब चीजों ने मिलकर उन्हें अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए एक तरह से मजबूर कर दिया। लेकिन उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा, सबसे अंदरूनी संघर्ष था, वो तो तब शुरू हुआ जब उनकी शादी हुई अपने जमाने के बहुत मशहूर लेखक राजेंद्र यादव से। बस यहीं से उनके अंदर 2 हिस्से हो गए। एक थी आजाद लेखिका मन्नू भंडारी और दूसरी एक पत्नी। और ये जो विरोधाभास थे ना, ये आज भी कितने रिलेटेबल लगते हैं। मनु जी लिखती हैं कि जब वो बीमार होती थीं, तब भी उन्हें गहरी अनदेखी झेलनी पड़ती थी। राजेंद्र जी को मतलब एक प्रेमिका में जो दबंग और आज़ाद ख्यालों वाला अंदाज पसंद था, वही चीज उन्हें अपनी पत्नी में मंजूर नहीं थी। जरा सोचिए, ये एक ऐसा टकराव था जिसे मन्नू जी ने अपनी बेटी के लिए सालों तक जिया। और जानते हैं, यही संघर्ष उनकी कहानियों की जान बन गया, जो आज भी न जाने कितनी औरतों की अपनी पहचान की लड़ाई को आवाज देता है। और उनकी हिम्मत सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं थी, बल्कि पॉलिटिकल भी थी। जब इमरजेंसी का वो काला दौर चल रहा था और सरकार ने उन्हें पद्मश्री देना चाहा, तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हक में खड़े होकर उसे लौटा दिया। ये दिखाता है कि वो अपने उसूलों की कितनी पक्की थीं। तो चलिए अब मन्नू भंडारी की उस पर्सनल और फोकस्ड दुनिया से निकलकर हम चलते हैं हरिवंश राय बच्चन की एक बिल्कुल अलग, विशाल, मतलब एक एपिक दुनिया में। इनकी कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि एक पूरे खानदान की, एक पूरे वंश की यादों का खजाना है। बच्चन साहब अपनी आत्मकथा की शुरुआत ही एक बड़े गहरे सवाल से करते हैं। सवाल ये है कि कोई परंपरा, कोई ट्रेडिशन जिंदा कैसे रहता है जब उसके सारे असली हिस्से, सारे ओरिजिनल पार्ट्स खत्म हो चुके हों। और इस सवाल का जवाब देने के लिए वो एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपके जहन में हमेशा के लिए बस जाएगी। ये कहानी है एक हुक्के की। तो किस्सा कुछ ऐसा है कि उनके किसी पुरखे को बादशाह अकबर ने तोहफे में एक हुक्का दिया था। अब वो हुक्का पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में रहा। वक्त के साथ उसकी मिट्टी की चिलम टूट गई तो नई लगा दी गई।
फिर उसकी लकड़ी की नली खराब हो गई तो उसे भी बदल दिया गया, और आखिर में उसका जो पीतल का बेस था वो भी घिस गया और वो भी बदल दिया गया। और असली जादू कहानी का यहीं पर है। उस हुक्के का एक भी हिस्सा ओरिजिनल नहीं बचा था, लेकिन परिवार के लिए वो आज भी अकबर का दिया हुआ हुक्का ही था। बच्चन साहब के लिए हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे परिवार सब कुछ इसी हुक्के की तरह है। बाहर से सब कुछ बदलता रहता है, पर अंदर की जो आत्मा है वो वही रहती है। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में ये सोचना वाकई कितना जरूरी है कि हमारी असल जड़ें क्या हैं। और यही वजह है कि बच्चन की इस किताब को सिर्फ एक आत्मकथा नहीं बल्कि उस जमाने का एक जीता जागता सोशल डॉक्यूमेंट माना गया। धर्मवीर भारती जैसे बड़े बड़े क्रिटिक्स ने इसकी अनप्रेसिडेंटेड फ्रैंकनेस, मतलब अभूतपूर्व स्पष्टवादिता के लिए इसे हिंदी लिटरेचर का एक मील का पत्थर, एक लैंडमार्क कहा। लेकिन इस पूरी महागाथा के दिल में एक बहुत ही नाजुक और दर्द भरी प्रेम कहानी भी है। ये कहानी है उनकी पहली पत्नी श्यामा के साथ उनके रिश्ते की। वो श्यामा को प्यार से जॉय यानी आनंद बुलाते थे, और श्यामा उन्हें मजाक में सफरिंग यानी पीड़ा कहती थी। और उनकी कहानी वाकई दिल तोड़ देने वाली है। श्यामा को उस जमाने की लाइलाज बीमारी टीबी हो गई, और उसी दौरान बच्चन साहब भी बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। श्यामा ने अपनी जरा भी परवाह नहीं की और दिन रात उनकी सेवा में लगी रही। और किस्मत का खेल देखिए, जिस दिन बच्चन जी पूरी तरह से ठीक हुए, ठीक उसी दिन श्यामा की अपनी हिम्मत जवाब दे गई और वो हमेशा के लिए चली गई। ये प्यार और बलिदान की एक ऐसी कहानी है जो सच में आंखों में आंसू ले आती है। तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते देखे। एक रास्ता जो इंसान की अंदरूनी दुनिया में गहरे उतरता है, और दूसरा जो पीढ़ियों के इतिहास को अपने अंदर समेट लेता है। पर सवाल अब ये उठता है कि आखिर ये दोनों ही कहानियां आज भी हमारे दिलों में इतनी जिंदा क्यों हैं? भले ही मन्नू भंडारी का रास्ता पर्सनल स्ट्रगल को बहुत करीब से देखने का था, और बच्चन साहब का रास्ता था पीढ़ियों की एक शानदार कहानी सुनाने का, पर दोनों की मंजिल, दोनों का गोल एक ही था। और वो मंजिल थी इंसानी तजुर्बे की उस गहरी, उस यूनिवर्सल सच्चाई को पकड़ना जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। और इन दोनों महान किताबों से हम कुछ बहुत गहरे सबक सीखते हैं। पहला ये कि एक आत्मकथा सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं होती, वो इतिहास और समाज का आईना होती है। दूसरा कि अपनी सच्चाई को बिना किसी मुखौटे के कहने के लिए जबरदस्त हिम्मत चाहिए, खासकर आज के दौर में। और सबसे बड़ी बात कि एक इंसान की जिंदगी अगर पूरी ईमानदारी से बताई जाए तो वो एक पूरे के पूरे जमाने की कहानी बन सकती है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबके लिए है, अगर आपको अपने जीवन की कहानी सुनानी हो तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? अपनी पहली याद से, जैसा मन्नू भंडारी ने किया, या फिर घर में रखे उस पुराने हुक्के की कहानी से जो शायद पीढ़ियों से वहीं पर है? एक नाम है नागार्जुन। हिंदी और मैथिली साहित्य में जब भी ये नाम लिया जाता है तो जहन में तीन चीजें एक साथ आती हैं: क्रांति, करुणा और मिट्टी की सौंधी महक। आज हम इन्हीं की साहित्यिक और वैचारिक यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। पर एक सवाल हमेशा उठता है, उन्हें आधुनिक कबीर क्यों कहा जाता है? सोचिए, कहाँ मध्यकाल के महान संत कबीर और कहाँ 20वीं सदी का एक कवि। ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ कहती है, और यही हमारी आज की पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, नागार्जुन की पहचान को समझने के लिए हमें दो मजबूत पिलर्स को देखना होगा। एक तरफ तो है उनकी प्रगतिवादी विचारधारा, मतलब वो किसानों, मजदूरों और शोषितों की एक बुलंद आवाज थे। और दूसरी तरफ उनकी कविताओं में कबीर जैसा ही तीखापन था, वही गहरा सामाजिक कटाक्ष, और इसी वजह से उन्हें आधुनिक कबीर कहा जाने लगा। सत्ता से तो वो कभी डरे ही नहीं, हमेशा उसके खिलाफ बेखौफ होकर लिखा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस कमाल के व्यक्तित्व की पहचान सिर्फ एक नाम तक सीमित नहीं थी, उनके कई नाम थे। और मजे की बात यह है कि हर नाम उनके जीवन के एक बिल्कुल अलग दौर की कहानी कहता है। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे उनकी पूरी जिंदगी उनके नामों में ही झलकती है। देखिए, जंग के वक्त उनका नाम था वैद्यनाथ मिश्र, ये उनकी पारिवारिक पहचान थी। फिर जब उन्होंने मैथिली में लिखना शुरू किया तो अपना तखल्लुस रखा यात्री। 1936 में एक बड़ा मोड़ आया, वो श्रीलंका गए, बौद्ध धर्म अपनाया और बन गए नागार्जुन। यही नाम उनकी हिंदी साहित्यिक पहचान बना। और इन सबसे ऊपर जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया कि उन्हें बाबा या जनकवि कहने लगी।
अब इस कवि को गहराई से समझने के लिए हमें पहले उस इंसान की यात्रा को समझना होगा, एक ऐसी यात्रा जिसकी शुरुआत बेहद गरीबी और संघर्ष के बीच हुई थी। नागार्जुन का जन्म हुआ 30 जून 1911 को। जगह थी बिहार के मधुबनी जिले का एक छोटा सा गांव सतलखा। उनके पिता गोकुल मिश्र एक साधारण किसान थे, तो समझा जा सकता है कि बचपन से ही उन्होंने गरीबी और संघर्ष को बहुत करीब से देखा था, और यही तजुर्बा, यही जमीनी हकीकत उनके साहित्य की सबसे मजबूत नींव बनी। देखिए, उनकी ज्ञान की भूख उन्हें कहीं टिकने नहीं देती थी। सफर शुरू हुआ गांव की संस्कृत पाठशाला से, फिर वो पहुंचे बनारस और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में, जहां उन्होंने संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं पर महारत हासिल की। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1936 में। वो श्रीलंका गए और वहां बौद्ध धर्म में दीक्षा ली, और यहीं पर वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन बन गए। और हां, उनका घुमक्कड़ स्वभाव, उन्होंने पूरा भारत पैदल नाप दिया था। इसी वजह से उनका लेखन आम लोगों के इतना करीब आ पाया। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे अनुभवों से, इतनी यात्राओं से आखिर किस तरह का साहित्य पैदा हुआ? सच कहूं तो एक ऐसा कैनवस तैयार हुआ जो अपने पूरे युग की तस्वीर एक साथ दिखा देता है। उनका काम कितना विशाल और विविध था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक तरफ उन्होंने युगधारा और प्यासी पथराई आंखें जैसे जबरदस्त काव्य संग्रह लिखे, दूसरी तरफ रतिनाथ की चाची और बलचन्मा जैसे उपन्यासों से उन्होंने आंचलिक साहित्य को एक नई ही पहचान दे दी। और इतना ही नहीं, उनकी मैथिली कृति पत्र ही नग्नगाछ के लिए उन्हें 1968 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। मतलब हर विधा में वो माहिर थे। उनकी रेंज देखिए, एक तरफ वो बादल को घिरते देखा है जैसी कविता में प्रकृति का इतना खूबसूरत, इतना कोमल चित्रण करते हैं, और दूसरी ही तरफ अकाल और उसके बाद में भूख की ऐसी कठोर सच्चाई दिखाते हैं कि रूह कांप जाए। वो हरिजन गाथा में दलित चेतना की आवाज बन जाते हैं, तो कालिदास का जरिए इतिहास की गहराइयों में उतर जाते हैं। उनकी वो 8 लाइनों की कमाल की कविता है अकाल और उसके बाद। जरा इसकी शुरुआती लाइनें सुनिए। चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। सोचिए, बेजान चीजों में भी उन्होंने कितनी पीड़ा भर दी। और फिर अंत में कहते हैं, कई दिनों के बाद घर के अंदर दाने आए। बस इन चंद शब्दों में उन्होंने मौत से वापस जिंदगी तक का पूरा सफर दिखा दिया। कमाल है। अच्छा, अब आते हैं उनके काम के उस पहलू पर जो सबसे ज्यादा टकराव वाला था, सबसे ज्यादा धारदार। उन्होंने अपनी कलम को कभी महज लिखने का औजार नहीं समझा, वो उनके लिए सत्ता के खिलाफ एक हथियार थी। उनकी कविताओं में, उनकी लेखनी में शोषितों और मजदूरों का पक्ष एकदम साफ साफ दिखता था। जाहिर है वो मार्क्सवादी विचारधारा से काफी प्रभावित थे। किसानों और मजदूरों के हक के लिए वो सरकारी नीतियों का इतना मुखर विरोध करते थे कि उन्हें जेल तक जाना पड़ा। लेकिन जेल की सलाखें भी उनकी कलम को रोक नहीं पाईं। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। ये सारे अनुभव, ये सारे विचारधाराएं, इन सब ने मिलकर उन्हें वो आधुनिक कबीर कैसे बनाया जिसकी बात हम शुरू से कर रहे हैं। नागार्जुन का पूरा व्यक्तित्व, उनका पूरा साहित्य असल में 3 धाराओं का संगम है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, एक धारा है मार्क्सवादी चेतना की, जो उन्हें अन्याय और सत्ता के खिलाफ लड़ना सिखाती है। दूसरी धारा है बौद्ध करुणा की, जो उन्हें तर्क और गहरी मानवीय संवेदना देती है। और इन दोनों के नीचे, इन दोनों की नींव में है उनकी ग्रामीणी जड़ें, वो देसीपन जो उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखता था। इन तीनों के मिलने से ही जन कवि नागार्जुन का निर्माण हुआ। तो संक्षेप में कहें तो मार्क्सवाद का आक्रोश, बौद्ध धर्म की करुणा और मिट्टी की सच्चाई, जब ये तीनों चीजें एक इंसान में मिल जाती हैं, तब वैद्यनाथ मिश्र आधुनिक हिंदी साहित्य के नागार्जुन यानी कबीर बनते हैं। और अंत में एक सवाल छोड़ के जाते हैं। आज का दौर देखिए, डिजिटल दुनिया का दौर, जहां हर रोज नई आवाजें बनती हैं और खो जाती हैं। ऐसे में किसी कलाकार के शब्दों में ऐसा क्या हो कि वो महज शोर न रह जाएं, बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा की आवाज बन सकें, ठीक वैसे ही जैसे नागार्जुन की आवाज बनी थी। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार, आज बात करते हैं एक ऐसे महान लेखक और देशभक्त की जिनकी कलम ने मानो भारत की आत्मा को ही शब्द दे दिए हों। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की। पता है, उन्हें एक बहुत ही खास उपाधि मिली थी, एक भारतीय आत्मा। जरा सोचिए, ये कितना गहरा और कितना वजनदार सम्मान है, किसी एक इंसान को पूरे देश की आत्मा कह देना। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उन्हें ये उपाधि दी क्यों गई?
ऐसा क्या था उनके लिखने में, उनकी जिंदगी में, कि उन्हें पूरे भारत की आत्मा का प्रतीक मान लिया गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। किसी भी शख्सियत को समझने के लिए ना ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वो किस दौर में पैदा हुए, किस माहौल में पले बढ़े। तो चलिए कहानी की शुरुआत बिल्कुल वहीं से करते हैं। तो देखिए, पंडित जी का जन्म हुआ 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के बाबई गांव में। अब सोचिए, ये वो वक्त था जब भारत में आज़ादी की लौ सुलग रही थी। वो हिंदी कविता के छायावादी युग के एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरे। ये वो दौर था जब कविता में राष्ट्रवाद और इंसानियत की बातें हो रही थीं, और बस उनकी कलम आज़ादी की लड़ाई की एक बुलंद आवाज बन गई। अब आते हैं इस चीज पर जो उनकी विरासत का दिल है, उनकी लिखी हुई रचनाएं। ये सिर्फ कविताएं या कहानियां नहीं थीं, बल्कि ये तो एक पूरी पीढ़ी के दिल की आवाज और सपनों का आईना थीं। और जो बात उन्हें सबसे खास बनाती है वो ये कि वो किसी एक दायरे में बंधे नहीं थे। कविता हो, नाटक हो या फिर निबंध, उन्होंने हर फॉर्म में अपनी कलम का जादू दिखाया। वो एक वर्सेटाइल जीनियस थे। उनकी कुछ लाइनें तो इतनी मशहूर हुईं कि वो आज भी हम सबकी जुबान पर हैं। ये वो लाइनें हैं जो उनकी सोच की गहराई और देश के लिए उनके जज्बे को साफ साफ दिखाती हैं। ये पंक्तियां हैं उनकी अमर कविता पुष्प की अभिलाषा से। सोचिए, एक फूल भी ये कह रहा है कि मुझे किसी श्रृंगार का हिस्सा नहीं बनना, मुझे तो बस उस रास्ते पर फेंक देना जहां से इस धरती के लिए जान देने वाले वीर गुजरते हैं। देश के लिए निस्वार्थ बलिदान की इससे खूबसूरत तस्वीर और क्या हो सकती है। और ये सफर देखिए, 1918 में उनका नाटक आया कृष्णार्जुन युद्ध, और ये सिलसिला 1956 की कविता युग चरण तक चलता रहा। मतलब दशकों तक उनकी हर रचना अपने समय की एक कहानी कहती गई। लेकिन रुकिए, पंडित जी की कलम सिर्फ साहित्य तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने अपनी कलम को एक हथियार बनाया, राष्ट्र सेवा का हथियार, और पत्रकारिता के जरिए आजादी की लड़ाई में उतर गए। उन्होंने प्रभा, कर्मवीर और प्रताप जैसे उस वक्त के बड़े और असरदार राष्ट्रवादी अखबारों को एडिट किया। ये अखबार सिर्फ खबरें नहीं छापते थे, बल्कि लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाते थे। तो साफ है, उनके लिए पत्रकारिता कोई नौकरी नहीं थी, एक मिशन था। अपने लेखों से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक माहौल तैयार किया और ना जाने कितने ही भारतीयों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने की प्रेरणा दी। अब जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान अपना पूरा जीवन देश और साहित्य के नाम कर दे तो उसे सम्मान तो मिलेगा ही। तो चलिए अब एक नज़र उनकी ज़बरदस्त विरासत और उन्हें मिले सम्मान पर डालते हैं। साल 1955, ये साल उनके जीवन और हिंदी साहित्य के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। 1955 में उन्हें उनकी रचना हेमतरंगिणी के लिए हिंदी साहित्य का सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सोचिए, द वेरी फर्स्ट वन। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये इस बात पर देश की मोहर थी कि उनकी कलम में कितना दम था। उनकी एक और मशहूर कविता है कैदी और कोकिला। इसकी ये लाइनें देखिए। जेल में बंद एक आज़ादी का सिपाही कोयल से पूछ रहा है कि तुम आधी रात को क्या संदेशा लेकर आई हो। ये पंक्तियां उस दौर के दर्द, तड़प और आज़ादी की उम्मीद को बहुत खूबसूरती से दिखाती हैं। तो चलिए अपने सबसे पहले सवाल पर लौटते हैं। एक कलम पूरे देश की आत्मा की गूंज कैसे बन सकती है? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन और उनका काम ही इस सवाल का जवाब है। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो सिर्फ उनके मन की बात नहीं थी, वो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल की आवाज थी। और शायद इसीलिए उन्हें हमेशा एक भारतीय आत्मा के तौर पर ही याद किया जाएगा। हिंदी उर्दू साहित्य के आसमान में ना एक ऐसा सितारा है जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, प्रेमचंद। हम सब उन्हें उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट के नाम से जानते हैं। तो आज चलिए इस महान लेखक की जिंदगी और उनकी विरासत के पन्ने पलटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो आज भी इतने जरूरी क्यों हैं। ये चेहरा उस शख्स का है जिनकी कलम ने आम इंसान के दुख, उसके संघर्ष और उसके सपनों को आवाज दी। वैसे तो जन्म के वक्त इनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, लेकिन दुनिया इन्हें एक ऐसे नाम से जानती है जो साहित्य का दूसरा नाम बन गया, प्रेमचंद। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक छोटे से गांव का लड़का, एक मामूली सा स्कूल टीचर, आखिर साहित्य का इतना बड़ा सम्राट बना कैसे? चलिए उनके इस पूरे सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, प्रेमचंद की जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं थी। उनका बचपन, उनकी शुरुआती जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। और शायद यही तजुर्बे, यही संघर्ष उनकी कहानियों की सच्ची आत्मा बने, जिन्होंने लाखों करोड़ों दिलों को छुआ।
उनका सफ़र शुरू हुआ 1880 में, लम्ही नाम के एक छोटे से गांव से। लेकिन सोचिए, महज 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने उनकी जिंदगी और उनके लिखने पर बहुत गहरी छाप छोड़ी, और सिर्फ 56 साल की उम्र में वो दुनिया से चले गए। लेकिन तब तक वो साहित्य के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ चुके थे जो हमेशा जिंदा रहेगी। तो उनका असल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। पिता थे मुंशी अजायब लाल और माँ थी आनंदी देवी। उनकी जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई वो उर्दू और फारसी में हुई, और इसका असर उनकी खूबसूरत जबान में साफ झलकता है। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, तो 1900 में उन्होंने एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी से अपना करियर शुरू किया। अब धनपत राय से प्रेमचंद बनने की जो कहानी है ना, वो बड़ी ही दिलचस्प है। ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, बल्कि ये तो एक लेखक का, आप कह सकते हैं, पुनर्जन्म था, जो हिम्मत और विद्रोह से पैदा हुआ था। शुरुआत में उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था। जी हां, इसी नाम से उनकी पहली कहानियां छपीं, जिनमें देश प्रेम और समाज को जगाने की एक आग भरी हुई थी। और बस यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। 1908 में उनका एक कहानी संग्रह छपा जिसका नाम था सोजे वतन, यानी देश का दर्द। इन कहानियों में देशभक्ति की ऐसी चिंगारी थी कि अंग्रेजी हुकूमत घबरा गई। उन्होंने इस किताब को देशद्रोही बताकर बैन कर दिया और उसकी सारी की सारी कॉपियां जलवा दी। लेकिन नवाब राय पर पाबंदी उन्हें लिखने से रोक नहीं पाई। उन्होंने एक नया नाम अपनाया, प्रेमचंद, और फिर इसी नाम से वो भारतीय साहित्य के इतिहास में अमर हो गए। तो समझिए, प्रेमचंद सिर्फ एक बदला हुआ नाम नहीं था, ये बगावत का, एक नई शुरुआत का प्रतीक था। तो अब जब प्रेमचंद का जन्म हो चुका था, उन्होंने अपनी कलम से एक ऐसा संसार रचा जिसकी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। साहित्य की शायद ही कोई ऐसी विधा हो जिसमें उन्होंने अपनी छाप ना छोड़ी हो। 300 से भी ज्यादा कहानियां। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 300 से ज्यादा ऐसी खिड़कियां हैं जो हमें उस वक्त के भारतीय समाज के अलग अलग कोनों में झांकने का मौका देती हैं, चाहे वो गांव का कोई किसान हो या फिर शहर का कोई मजदूर। और कमाल की बात तो यह है कि उनकी कहानियां आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। लेकिन उनका काम सिर्फ कहानियों तक ही नहीं रुका। अरे, गोदान और गबन जैसे उपन्यास तो हिंदी साहित्य की नींव बन चुके हैं। उन्होंने करबला और संग्राम जैसे नाटक भी लिखे और सप्त सरोज जैसे कहानी संग्रह भी। मतलब उन्होंने साहित्य के हर रूप को अपनी कलम से संवारा। और एक बात जो दिल को छू जाती है वो ये है कि उनका आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र अधूरा रह गया। ये शायद इस बात का प्रतीक है कि एक महान लेखक का काम कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा कुछ और कहना चाहता है। प्रेमचंद ने सिर्फ कहानियां और उपन्यास नहीं लिखे, उन्होंने साहित्य को एक नया मकसद दिया, एक नई दिशा दी। चलिए अब ये समझते हैं कि उनकी साहित्यिक विरासत आखिर है क्या। उनका एक साहित्यिक सिद्धांत था आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि साहित्य को समाज की कड़वी सच्चाई तो दिखानी चाहिए, लेकिन साथ ही एक बेहतर भविष्य की उम्मीद भी जगानी चाहिए। उनकी कहानियां सिर्फ समाज का आईना नहीं थीं, बल्कि वो एक मशाल भी थीं जो आगे का रास्ता दिखाती थी। उनकी ये एक बात उनकी पूरी सोच को साफ कर देती है। साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, यह एक मशाल है जो समाज को रास्ता दिखाती है। मतलब उनके लिए लिखना सिर्फ एक कला नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी थी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, आज जब दुनिया इतनी बदल चुकी है, क्या प्रेमचंद की कहानियां पुरानी हो गई हैं? या फिर उनकी कहानियों में जो मुद्दे हैं, जैसे गरीबी, भ्रष्टाचार, इंसानी रिश्ते, वो आज भी हमारे समाज का उतना ही बड़ा सच है? शायद यही एक महान लेखक की सबसे बड़ी पहचान है कि उसका लिखा हुआ कभी पुराना नहीं होता। हिंदी साहित्य का आसमान, जानते हैं, बहुत सितारों से भरा है, लेकिन कुछ सितारे ऐसे हैं जो ध्रुव तारे जैसे हैं, हमेशा रास्ता दिखाते हैं। और उन्हीं में से एक नाम है जयशंकर प्रसाद। आज हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उनकी दुनिया को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक इंसान अपनी कलम से एक पूरे के पूरे युग को, एक पूरे एरा को डिफाइन कर सकता है। उनकी एक रचना है लहर। उसकी ये लाइन, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। क्या कमाल की पंक्ति है ना? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे प्रसाद के पूरे लिटरेचर की आत्मा का एक हिस्सा हो, एक शांत, गहरी, फिलॉसफिकल जर्नी का वादा। तो बस चलिए इसी एहसास के साथ उनकी दुनिया में उतरते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जयशंकर प्रसाद आखिर थे कौन और हिंदी साहित्य में उनका इतना ऊंचा मकाम क्यों है।
उन्हें एक बहुत बड़ा टाइटल दिया गया है, छायावाद का ब्रह्मा। अब ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? सृष्टिकर्ता, द क्रिएटर। प्रसाद जी ने असल में हिंदी कविता को एक पूरी की पूरी नई दिशा दी, एक नया मूवमेंट शुरू किया जिसे हम सब छायावाद के नाम से जानते हैं। ये वो दौर था जब पोएट्री में नेचर, पर्सनल फीलिंग्स, इमेजिनेशन, इन सब पर बहुत जोर दिया गया, और प्रसाद जी इस युग के सबसे बड़े पिलर, सबसे बड़े कवि थे। अच्छा, उनके जीवन से जुड़ी कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। जन्म हुआ 1889 में और निधन 1937 में। पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद और माँ थी मुनि देवी। उनका एक निकनेम भी था झारखंडी। और मजे की बात यह है कि जब उन्होंने लिखना शुरू किया तब उनका पेन नेम था कलाधर। तो चलिए अब बात करते हैं उनके शुरुआती दौर की, कि उनकी लिटरेरी जर्नी शुरू कैसे हुई। वो कौन से माइलस्टोन्स थे जिन्होंने उन्हें जयशंकर प्रसाद बनाया। ये देखिए, उनकी जर्नी की शुरुआत होती है साल 1909 से, जब इंदू मैगजीन का पब्लिकेशन शुरू हुआ। फिर आता है 1914, जब उनकी पहली छायावादी पोएम खोलो द्वार पब्लिश होती है। और फिर 1918 में आता है झरना। ये वो कलेक्शन था जिसे छायावाद मूवमेंट का कह सकते हैं असली स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। एक के बाद एक बड़े बड़े मील के पत्थर। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्हें सिर्फ एक बड़ा कवि ही क्यों नहीं, बल्कि इस पूरे युग का प्रवर्तक क्यों माना जाता है? प्रवर्तक यानी अ पायनियर, जिसने इसे शुरू किया हो। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। इलाचंद्र जोशी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जैसे बड़े बड़े क्रिटिक्स ने भी यही माना है कि हाँ, प्रसाद जी ही छायावाद के प्रवर्तक थे। तो इससे उनकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा पुख्ता हो जाती है। और ये सारी जानकारी ये सीधे सोर्स मटेरियल से है। जैसा कि इस पन्ने पर दिख रहा है, ये सारे फैक्ट्स बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है, जो उनके जबरदस्त कंट्रीब्यूशन की गवाही देते हैं। अब आते हैं उनके सबसे बड़े काम पर। देखिए, प्रसाद जी की कविताओं की बात हो और उनके महाकाव्य कामायनी का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये उनकी मैग्नम ओपस, उनकी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी रचना है। कामायनी ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, इसे छायावाद युग का दी बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। ये एक ऐसी किताब है जिसने हिंदी लिटरेचर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और पता है इस मास्टरपीस को लिखने में कितना वक्त लगा? पूरे 7 साल, 7 years। 1928 से लेकर 1935 तक वो उस पर काम करते रहे। सोचिए क्या डेडिकेशन रहा होगा। कामायनी कितनी बड़ी रचना है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि क्रिटिक्स ने इसके बारे में क्या कहा। नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे नए युग का काव्य कहा, मतलब द एपिक ऑफ अ न्यू एरा, और साथ ही मानवता का रसात्मक इतिहास भी। वहीं शांतिप्रिय द्विवेदी ने तो इसे छायावाद का उपनिषद ही कह दिया। सोचिए कितनी गहरी फिलॉसफी होगी इसमें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रसाद जी सिर्फ एक पोएट नहीं थे, बिल्कुल नहीं। उनकी कलम का जादू लिटरेचर के दूसरे फॉर्म्स में भी उतना ही चला। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि उन्होंने पोएट्री के अलावा और क्या क्या कमाल किया। एक नज़र इस टेबल पर डालते हैं। नॉवेल्स में देखिए कंकाल और तितली जैसे क्लासिक्स, प्लेज में स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त जैसे हिस्टोरिकल ड्रामा, और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस में छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। मतलब उनकी क्रिएटिविटी की कोई रेंज ही नहीं थी। और ये तो बस कुछ नाम हैं। ये जो सोर्स मटेरियल के पन्ने दिख रहे हैं ना, ये उनकी रचनाओं की लंबी लिस्ट है। इससे पता चलता है कि उनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन कितना विशाल था। तो आखिर में सवाल ये है कि प्रसाद जी की लेगेसी क्या है? हम उनकी विरासत को कैसे समझें और क्या वजह है कि उनका असर आज भी महसूस होता है? शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत वो सवाल हैं जो वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। जैसे कामायनी में एक सेंट्रल थीम है ज्ञान और कर्म के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, मतलब नॉलेज और एक्शन के बीच का संघर्ष। जरा सोचिए, क्या ये संघर्ष आज हमारे जीवन में नहीं है? हम सब जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन कर कितना पाते हैं? ये सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था। और इस पूरी बात का सबसे शानदार एक्सप्रेशन मिलता है कामायनी की इन लाइन्स में। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी हो क्यों मन की, एक दूसरे से मिल ना सके, यह विडंबना है जीवन की। वाह, ये हमारे जीवन की वो इटर्नल विडंबना है, वो शाश्वत द्वंद्व है जिसे प्रसाद जी ने कब का समझ लिया था। और शायद यही एक महान लेखक की सबसे बड़ी पहचान होती है।